गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर हमारा होगा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, क्योंकि मैंने लास्ट टॉपिक के अंदर आपसे क्वेश्चन किया था, आपसे एक सजेशन मांगा था कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे को क्या करना है, कि मैं बेसिस को स्टार्ट करवा दूँ या फिर हम एसिड के कंसेप्ट को कंप्लीट कर लें। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मैंने आपको बताया था कि कुछ मेटल्स तो हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, बट कुछ मेटल्स हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाती हैं। अब वो कौन सी मेटल्स हैं? हम कैसे डिसाइड करें कि हाइड्रोजन बनेगी या नहीं बनेगी, कौन सी मेटल हाइड्रोजन बनाएगी या कौन सी मेटल हाइड्रोजन नहीं बना पाएगी? तो उस कॉन्सेप्ट को मैंने पूछा था कि मैं इस चैप्टर के अंदर करवाऊँ या फिर मैं मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में करवाऊँ। तो मैं उस टॉपिक को इसी चैप्टर के अंदर करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आए इस चैप्टर में करवाने के लिए। क्लियर? तो मैं उस टॉपिक को इसी चैप्टर के अंदर करवाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि विच मेटल विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद एन एसिड एंड विच विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? कि कौन सी मेटल हाइड्रोजन गैस बनाएगी और कौन सी हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसकी जरूरत क्यों है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको कहा कि सोडियम की रिएक्ट करवाइए एसिड के साथ, अच्छा फिर मैं बोलूं आपको कॉपर की रिएक्शन करवाइए एसिड के साथ, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाइए एसिड के साथ, और मैं बोलूँ आपको सिल्वर की रिएक्शन करवाइए आप एसिड के साथ। ठीक है, मैंने आपको चार ऑप्शन दिए। मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन है ये, सेकंड ऑप्शन है ये, सी ऑप्शन है ये, डी ऑप्शन है। क्लियर है? तो 4 ऑप्शंस मैंने आपको दिए और मैंने बोला कि प्रोडक्ट्स क्या होंगे। अब आपने अभी तक बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपने ये पढ़ रखा है कि जो मेटल्स होती हैं रिएक्ट करती हैं एसिड्स के साथ तो बनाती हैं मेटल का साल्ट और साथ में बनती है अपनी हाइड्रोजन गैस। साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। आपने ये कंसेप्ट आप तक पढ़ रखा है अभी तक। ठीक है, तो अब इस कंसेप्ट को देखते हुए आप आंसर दोगे कि सर अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो आंसर ये हो जाएगा कि मेटल का साल्ट बन जाएगा NaCl और साथ में बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी कॉपर का साल्ट बनेगा और साथ में बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे मैग्नीशियम का साल्ट बन जाएगा MgCl2, साथ में हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे सिल्वर का साल्ट AgCl और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब आप अभी तक के जो कंसेप्ट को आपने पढ़ा है उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप ये आंसर देने वाले हो। बट अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आपने जो ये आंसर दिया ये सही है, ये आंसर है ये रॉन्ग है, ये आंसर भी सही है और ये आंसर फिर से रॉन्ग है। मीन्स आपने अभी तक के कंसेप्ट को पढ़ के अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर दोगे तो आपके इन 4 ऑप्शन से, इन 4 क्वेश्चन से 2 के तो राइट आंसर होंगे और 2 के रॉन्ग आंसर होंगे। अब ऐसा क्यों है? मीन्स ये जो 4 ऑप्शन हमारे को क्या बताते हैं कि सोडियम ने एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाई, कॉपर ने हाइड्रोजन गैस नहीं बनाई, मैग्नीशियम ने प्रोड्यूस की, सिल्वर ने प्रोड्यूस नहीं की। अब ऐसा क्यों है? तो ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सी मेटल्स हैं वो? अब सारी मेटल्स को कैसे मेमोराइज किया जाए कि कौन सी मेटल हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगी और कौन सी नहीं बनाएगी? तो कैसे डिसाइड करें? तो इसके लिए हम कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, या फिर जिसको बोलते हैं हम एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल? तो देखिए मैं एक्टिविटी सीरीज को बोर्ड के ऊपर ड्रा करता हूँ। सबसे पहले होती है जैसे आपकी बुक्स के अंदर पोटाशियम, ठीक है। उसके बाद होती है जैसे सोडियम, उसके बाद होती है कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद आल्टो कहता हूँ एल्यूमिनियम। अब आल्टो क्यों निकला है मेरे मुंह से? ऐसा तो नहीं है कि मैंने वैसे ही बोल दिया। चलिए मैं बताता हूँ थोड़ी देर में आल्टो मैंने क्यों बोला यहाँ पे। ठीक है, तो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, जिंक, फिर जैसे होता है आपकी बुक्स में आयरन, उसके बाद होता है फिर टिन, उसके बाद होता है लेड। ठीक है, उसके बाद होता है हाइड्रोजन, उसके बाद होता है जैसे कॉपर, उसके बाद होता है मरकरी, उसके बाद होता है सिल्वर, उसके बाद होता है गोल्ड, उसके बाद होता है गोल्ड। अच्छा चलिए, क्या आपको ये पूरी सीरीज विजिबल है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, ओ अच्छा, तो थोड़ा सा गोल्ड रह गया। ओके,
चलिए मैं फिर से ड्रा करता हूँ इसको, थोड़ा सा गोल्ड आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ। उसके बाद थी मैग्नीशियम, उसके बाद था एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, उसके बाद था टिन, फिर था लेड, उसके बाद था हाइड्रोजन, उसके बाद था कॉपर, फिर था आपका मरकरी, फिर था आपका गोल्ड। ठीक है, ये सीरीज थी, क्लियर है। अच्छा, अब इन दोनों की जो पोजीशन होती है, इन दोनों की पोजीशन में कई बार थोड़ा सा आपको ऑर्डर डिफरेंट मिल सकता है। ठीक है, कई बुक्स के अंदर, या फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैसे आपने नहीं सुना है अभी तक, वो 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक होता है, बट फिर भी अगर किसी बुक के अंदर इनको थोड़ा सा रिवर्स करके लिखा होता है तो वो पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अगर इनको अरेंज किया जाएगा तो इनका जो ऑर्डर वो रिवर्स हो जाता है दो मेटल्स के लिए। क्लियर है। तो अब ये क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो 12th की चीज़ें हम 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए बस आप क्या कीजिए, इसको इसी तरह से मान लीजिए कि ये होता है, ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अब इसको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीजेस। अच्छा, किस डायरेक्शन में, टॉप टू बॉटम। ठीक है, मींस जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कहाँ मिलेंगी, टॉप में। टॉप का मतलब है मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है। अच्छा, नीचे का क्या मतलब है, लिस्ट रिएक्टिव। नीचे अगर कोई इस लिस्ट में मेटल है तो कैसी मेटल है, लिस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव है। अच्छा, अब तो आपको शायद ये विजिबल है, चलिए चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब विजिबल है, ओके ठीक है। तो ये होती है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, या फिर जिसको एक्टिविटी सीरीज भी हम बोल देते हैं। तो या तो बोले रिएक्टिविटी या फिर बोले एक्टिविटी। क्या है, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो ये है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, या फिर आप बोले रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अच्छा, क्या है, देखिए आपको नजर आ रहा है एक टेबल है, एक सीरीज है जिसके अंदर हमने मेटल्स को उनकी जो रिएक्टिविटी है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर रखा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर कहां से कहां, टॉप टू बॉटम। ठीक है, कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो सारी मेटल्स हैं। अगर हम इसको छोड़ दें, हाइड्रोजन, ये क्या है, नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल। बाकी सारी मेटल्स हैं, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी की सारी क्या है, मेटल्स। क्लियर है। अब तो ऊपर से नीचे तक अगर हम जाएं तो मेटल की जो रिएक्टिविटी है, रिएक्शन करने की टेंडेंसी, वो क्या होती है, लगातार डिक्रीज, कंटिन्यूसली डिक्रीज। इट मींस जो ऊपर मेटल्स हैं वो रिएक्टिव है, जो नीचे मेटल है वो क्या है, लेस रिएक्टिव। मींस अगर हम कंपेयर करने लग जाएं कि विच इज मोर रिएक्टिव, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो आप क्या बताओगे, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव। कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव। कैसे, क्यों, कैसे बता दिया आपने, सिर्फ पोजीशन को देख के कि अगर मेटल ऊपर है तो वो रिएक्टिव, नीचे है तो लेस रिएक्टिव। मींस अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम को कंपेयर किया जाए तो कौन रिएक्टिव है, आप कहेंगे कैल्शियम। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम से ऊपर है। ठीक है, तो जो मेटल इस सीरीज के अंदर दूसरी मेटल से ऊपर है ना, अपर पोजीशन पे है, तो वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है। नीचे है तो लेस रिएक्टिव। मींस अगर मैं पूछूं आपसे कि जिंक और टिन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप क्या बताओगे, जिंक और टिन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव, तो आप बताओगे जिंक। क्यों, क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। और इस रिएक्टिविटी सीरीज को हमने ड्रा कैसे कर रखा है, कैसे बना रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। और किस तरह से अरेंज कर रखा है, ऑन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, कि नीचे आते जाएंगे मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, नीचे मेटल्स कम रिएक्टिव मिलेंगी, ऊपर जो मेटल हो ज्यादा रिएक्टिव होगी। और दो को अगर कंपैरिजन करने के लिए आपको बोला जाए कि दो मेटल्स आपको दे दी
और बोलें कि कौन सी रिएक्टिव है, कौन सी लेस रिएक्टिव है, तो आप कैसे बताएंगे? तो आपको बताना है सिर्फ और सिर्फ क्या करके, सिर्फ पोजीशन को देख के, कि जो अगर मेटल दूसरी से ऊपर है तो वो रिएक्टिव, अगर नीचे है तो लेस रिएक्टिव। क्लियर है? जैसे फिर से एग्जांपल में पूछता हूं, मैं कहता हूं कि कॉपर और मैग्नीशियम से कौन रिएक्टिव है? ये तो कॉपर है और ये ये तो मैग्नीशियम है और ये कॉपर है। ठीक है, तो कॉपर और मैग्नीशियम में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो आप बोलोगे मैग्नीशियम। क्यों? बिकॉज इट इज इन अपर पोजिशन इन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये हमने कैसे बनाई भाई? देखिए, हमने इन मेटल्स की सभी की डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करवाई। अब जिस मेटल ने जल्दी रिएक्शन की, जैसे लाइक वाटर के साथ, कि किसी मेटल ने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर ली, किसी मेटल ने हॉट वाटर के साथ रिएक्शन की, मींस किसी ने तो बिना हीटिंग ही रिएक्शन कर ली, किसी ने हीट देने के ऊपर रिएक्शन की। तो जिसने बिना हीट रिएक्शन की वो क्या थी? वो जिसने जल्दी रिएक्शन किया, उसने फटाक से रिएक्शन किया, तो उस मेटल्स को हमने बोल दिया रिएक्टिव। तो हमने बहुत सारी रिएक्शंस इन मेटल्स की करवा के देखी, और जिस मेटल से जितना जल्दी रिएक्शन किया वो मेटल उतना ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बेसिस पे हमने इसको अरेंज कर रखा है। क्लियर है? उसके बाद ये है 10th स्टैंडर्ड तक। फिर से बोलता हूं मैं, ये आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक है। कहाँ तक है? सिर्फ ये 10th स्टैंडर्ड तक, जो आपकी बुक्स में दी होती है, जो एनसीईआरटी की 10th की बुक्स के अंदर दी होती है। क्लियर? अब अगर ये जो अगर आप हायर क्लासेज में जाओगे, जैसे 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो इसके अंदर और भी एलिमेंट्स और भी मेटल्स ऐड होती हैं। जैसे मैं पोटासियम से ऊपर ऐड कर सकता हूँ रुबिडियम को, है ना, सीजियम को, फ्रांसियम को। तो ये एलिमेंट्स, बट ये आपके सिलेबस से बाहर होते हैं, है ना, इसीलिए 10th स्टैंडर्ड तक बस यही एक्टिविटी सीरीज दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही एलिमेंट्स हैं, सिर्फ इन्हीं मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है। इन मेटल्स के बीच में और बहुत सारी मेटल्स जो छोड़ दी हैं हमने, क्योंकि आपके सिलेबस को देखते हुए ये मेटल की एक्टिविटी सीरीज को बनाया गया है। क्लियर? इसका मतलब ये भी नहीं है कि सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सी है, पोटाशियम। नहीं, अप टू 10th स्टैंडर्ड तक आप बोल सकते हो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो आप बताओगे पोटाशियम। बट ऐसा नहीं है कि पोटाशियम से ज्यादा रिएक्टिव मेटल ही नहीं है, बिल्कुल है। तो मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स होती है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल्स होती है, सबसे पावरफुल जो मेटल्स होती है, वो होती है सीजियम, अगर हम रेडियो एक्टिव को छोड़ दें। बट अगर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फ्रांसियम को ले लें तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो अगर नेचुरल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, मेटल्स की बात करें, तो सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। सीजियम भी ऐसे ही, जैसे पोटाशियम एक मेटल है, ऐसे सीजियम भी मेटल्स है। क्लियर? तो आपके सिलेबस में बस यही है, बट ऐसा एक्चुअल के अंदर नहीं है कि सिर्फ यही मेटल्स हैं और यही रिएक्टिविटी सीरीज है। क्लियर है? तो अब एक बार इसको नोट कीजिए। चलिए, ओके, नोट हो गया है? वेरी गुड। अच्छा, चलिए, नोट हो गया, वेरी गुड। अब आप इसको मेमोराइज कैसे करेंगे? तो मेमोराइज करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए, हम ऐसे कह सकते हैं, क्यों ना क्यों। ठीक है, चलिए, अब देखिए आपने नोट कर लिया है, मैंने इसलिए आपको पहले टाइम दिया था, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। क्यों ना कार मंगवाएं, ठीक है, आल्टो, फिर जनाब, फिर संडे पब, क्या है ये, पब चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं चलते हैं, एच से हैं। फिर जब वो पब जाने लगते हैं तो उनको रास्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या है? क्यों है जी आज, क्या है ये, आज। ओस, ये देखिए, ये एक वर्ड आपने सुना होगा, ओस क्या होता है? ड्यू, है ना, धुंध जिसे हम कहते हैं। कि क्या थे, बेचारे कुछ फ्रेंड्स थे और डिस्कस करते हैं कि क्यों कार मंगवाई जाए और कार लेके हम कहाँ जाते हैं, पब, थोड़ी सी मस्ती वगैरह हो जाए, डांस वगैरह हो जाए, तो उसके लिए वो प्लान बनाते हैं। तो क्या कहते हैं वो, कि क्यों ना कार मंगवाएं, और कौन सी कार, आल्टो। ठीक है, आल्टो लेके फिर वो जाते हैं पब। फिर जनाब, फिर संडे पब चलते हैं, जनाब फिर संडे पब चलते हैं। क्लियर है से एच। उसके बाद फिर जब रास्ते में जाते हैं तो उनको रोड के ऊपर क्या मिलती है, ड्यू। तो वो फिर कहते हैं यार आज ही तो पब जाना था, आज ही इतनी धुंध क्यों? तो कहते हैं क्यों है जी आज ओस, है ना, आज ही ओस क्यों है, क्यों है जी आज ओस। तो इस तरह से मैंने आपको ट्रिक बताई है कि क्यों ना कार मंगवाएं आल्टो,
फिर जनाब संडे पब चलते हैं, और क्यों है जी आज ओस, क्यों है जी आज ओस। तो इस तरह से एक ट्रिक मैंने आपको बताई है टू मेमोराइज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स फॉर 10th स्टैंडर्ड, है ना। 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, अब इस रिएक्टिविटी सीरीज का क्या क्या यूज है। एक तो यूज जो अभी हमारा जो कंसेप्ट है उसके अंदर यूज है कि कौन सी मेटल हाइड्रोजन गैस बनाएगी और कौन सी नहीं बनाएगी ड्यू टू रिएक्शन विद एसिड्स। और दूसरा इसका जो होता है इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि कौन सी रिएक्शन, मैंने उस टाइम पे भी आपको जिक्र किया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके साल्ट सॉल्यूशन से। अब वो कैसे डिसाइड होता है, तो वो डिसाइड होता है इस एक्टिविटी सीरीज से। इसमें जो मेटल जो एलिमेंट ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है लेस रिएक्टिव है। मींस सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, ठीक है। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, क्लियर। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो आयरन और मैग्नीशियम में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम। इसीलिए दोनों को अगर मैग्नीशियम को आयरन के साल्ट सॉल्यूशन में डाला जाए तो मैग्नीशियम आयरन को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और अपना साल्ट सॉल्यूशन बना लेगा, क्लियर। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी एप्लीकेशन होती है किसकी, एक्टिविटी सीरीज की। तो इस तरह से बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को होगी या नहीं होगी, है ना, उसकी फिजिबिलिटी चेक करने के लिए हम चेक करते हैं, ये देखते हैं कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव है, तो हमारे को जरूरत पड़ती है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, क्लियर है। तो मैंने एक्टिविटी सीरीज क्या है वो भी बताई, उसके लिए ट्रिक क्या है वो भी बताई। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई, क्लियर। अब थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स को अगर डाउट रहता है तो देखिए क्यू में क्या के था, क्या के था पोटाशियम, अच्छा ना में सोडियम, कार में Ca कैल्शियम, मंगवाई Mg मैग्नीशियम, आल्टो एल्यूमिनियम। मैंने बोला था कि आल्टो, मैंने ऐसे तो नहीं बोला है। अच्छा चलिए, फिर जनाब में जिंक, फिर आयरन, अच्छा ये क्या होती है, संडे में Sn, शायद आपने इसका नाम ना सुना हो, ये होता है टिन मेटल। तो टिन होता है ना हमारे घर पे, वो होता है टिन, तो टिन का जो सिंबल होता है वो होता है Sn, ठीक है। अब इसका ये सिंबल, इसका ये नेम क्यों है, 9th में आपने पढ़ा है। चलिए आपको कमेंट करके बताना है कि टिन का सिंबल Ti ना होके Sn क्यों होता है, क्लियर। नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। ऐसे ही है अपना लेड, पब में Pb का मतलब क्या होता है, लेड, क्या होता है ये, लेड। अब ये भी आपको बताना है कि लेड का सिंबल L या फिर L ही ना होके Pb क्यों है, क्लियर। तो ये आप कमेंट करके आंसर देना है। उसके बाद है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। उसके बाद ये कौन है, कॉपर, क्यों, अच्छा हाँ जी, क्यों है या है जी कह लो, क्यों है जी, है जी में Hg क्या होती है जी, ये आपको पता होना चाहिए, मरकरी, क्या होती है ये, मरकरी। उसके बाद Ag किसको कहते हैं हम, किसका सिंबल होता है Ag, सिल्वर का। अच्छा Au किसका होता है, गोल्ड, Au किसका सिंबल होता है, गोल्ड का। तब आपको गोल्ड का G ना होके GO ना होके Au क्यों है, सिल्वर का Ag क्यों है, मरकरी का Ag का, इन सभी एलिमेंट्स का, मेटल्स का, इनके नेम से जो सिंबल है वो मैच नहीं करता है। अब ऐसा क्यों है, इसको आपको कमेंट करके आंसर बताना है। देखते हैं आपने 9th के अंदर कितना स्टडी किया है, ठीक है। तो ये थी एक ट्रिक एक्टिविटी सीरीज को मेमोराइज करने के लिए, इस ऑर्डर को मेमोराइज करने के लिए, क्योंकि अगर हमने एल्यूमिनियम और जिंक को रिवर्स करके लिख दिया तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉन्ग, क्लियर है। तो इसको इसी सीक्वेंस में लर्न करना है, इसीलिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, ठीक है। ट्रिक में कौन सा एलिमेंट की क्या ट्रिक है, क्या हिंट है, क्यों में जैसे के पोटाशियम, क्लियर है। तो ना में जैसे सोडियम सीधा ही है, कार में Ca कैल्शियम, क्लियर है। तो आई होप आपको ट्रिक अच्छे से जो इजीली मेमोराइज हो जाएगी और आप अपने आंसर्स का, अपने क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। वेरी गुड, नोट हो गया है, बहुत अच्छे, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसको हमने यहां पर लिखा ही क्यों है, इसको हमने यहां पर लिखा ही क्यों है, ठीक है। चलिए तो मैंने जो हिंट थी उनको कर दिया इरेज। अब बस मैंने सिंबल्स छोड़े हैं मेटल्स के लिए, ठीक है। ये अपनी एक्टिविटी सीरीज है। अब देखिए यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, यहाँ से यहाँ तक की जो मेटल्स, देखिए ये जो मेटल्स हैं विच आर अबो
फ्रॉम हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और जो ये मेटल्स हैं जो नीचे हैं वो क्या हैं, लेस रिएक्टिव। अब किससे लेस रिएक्टिव हैं, देन हाइड्रोजन। क्लियर है। तो रिएक्टिविटी सीरीज का जो यूज है हमारे इस कंसेप्ट में वो ये है कि हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल्स हैं वो क्या है, लेस रिएक्टिव हैं। अब इससे क्या हेल्प मिली, इससे ये हेल्प मिली कि जो मेटल्स रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से वो तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी और जो कम रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेंगी। तो हम लिख सकते हैं कि मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, देयरफॉर प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद एसिड्स। ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर डू नॉट प्रोड्यूस क्या, हाइड्रोजन गैस, कब, विद एसिड्स। क्लियर है। तो जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में एसिड से ऊपर है वो तो हाइड्रोजन गैस बनाएगी एसिड के साथ रिएक्शन करके, बट जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन गैस बना नहीं पाएंगे ड्यू टू रिएक्शन विद एसिड्स। तो क्लियर है। तो चलिए अब हम देखते हैं इनका ये आंसर गलत क्यों था, ये आंसर गलत क्यों था। तो चलिए आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप अब आपको समझ आ चुका है कि ये गलत क्यों है और ये गलत क्यों है। देखिए कैसे, जो ये रिएक्शन है ये हम सिंपली कह सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसी होती है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे कॉपर को रिप्लेस करना था हाइड्रोजन को, बट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, बिकॉज कॉपर एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, देयरफॉर कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। क्लियर है। उसके बाद मैग्नीशियम को अब डिस्प्लेसमेंट करना था, क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, रिप्लेस कर देगा। क्यों कर देगा, बोलिए, मैग्नीशियम इज अबव देन हाइड्रोजन in the activity series of metals, therefore magnesium is more reactive than hydrogen, magnesium is more reactive than hydrogen। क्लियर है। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, आसानी से रिप्लेस कर देगा और हाइड्रोजन गैस बना पाएगा। अब ये रिएक्शन रॉन्ग क्यों है, बोलिए, अब ये रिएक्शन रॉन्ग क्यों है। आप कहेंगे कि सर ये एजी, और रिएक्शन कौन सी करनी है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि लेस रिएक्टिव मोर को कर दे। अब इन दोनों से सिल्वर में से और हाइड्रोजन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप कहोगे ज्यादा रिएक्टिव है सर हाइड्रोजन। ये क्या है, कम रिएक्टिव, इसलिए ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसी वजह से हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। तो ये कंसेप्ट था कि कौन सी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाएगी और कौन सी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं बनाएगी। क्लियर है। तो नोट कीजिए इसको, फिर इसके मैं रीजन भी लिखवाता हूं, एक बार इसको नोट कीजिए आप। चलिए, अच्छा चीजें समझ आ रही हैं, वेरी गुड। तो चलिए अब हमने रिएक्टिविटी सीरीज को देख चुके हैं, क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज, उसका यूज क्या है वो भी हमारे को पता लग गया। अच्छा डेफिनेशन नहीं बताई सर, डेफिनेशन आपको खुद से लिखनी है। क्या लिखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन, कि इट इज ए टेबल और सीरीज इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। फिर से मैं बोलता हूं कि रिएक्टिविटी सीरीज इज ए सीरीज और ए टेबल इन विच डिफरेंट मेटल्स आर अरेंज्ड इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, कि मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल्स को हमने अरेंज कर रखा है। ऐसी एक टेबल, ऐसी एक सीरीज को हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। क्या यूज है मैंने आपको बताया। अब देखिए, अब इन रिएक्शंस में क्या रीजन आप खुद से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सोडियम इज मोर हाइड्रोजन देन सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, देयरफॉर कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, देयरफॉर डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, देयरफॉर प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद सिल्वर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, देयरफॉर कैन नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो ये इसके रीजंस आप लिख सकते हैं। उसके बाद नोट कर लिया आपने, वेरी गुड। तो अब हम एक कंसेप्ट सीधा सीधा बना सकते हैं कि मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ है, एसिड के साथ। चलिए लिखते हैं,
मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ ओनली दोज मेटल्स which are more reactive than hydrogen, which are more reactive than hydrogen, which are more reactive than hydrogen can produce hydrogen gas. So only those metals which are more reactive than hydrogen can produce hydrogen gas due to reaction with acids. Due to reactions with acids. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि सिर्फ वही मेटल्स जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं किससे, हाइड्रोजन से, सिर्फ वही प्रोड्यूस कर पाएंगी हाइड्रोजन गैस। किसके साथ? ड्यू टू रिएक्शन विद एसिड्स। क्लियर है? तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं। चलिए, क्वेश्चन है आपके लिए कि विच मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद H2SO4। ठीक है, तो क्या है? विच मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद H2SO4, कि H2SO4 एसिड के साथ कौन सी मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगी। ऑप्शन देता हूं मैं। चल पार्ट बना देते हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट कि आपको बताना किस किस में से, आयरन और गोल्ड। ठीक है, उसके बाद में सेकंड में आपको बताना है कॉपर और मैग्नीशियम। उसके बाद आपको बताना है पोटाशियम और सोडियम, पोटाशियम और सोडियम और बोथ। उसके बाद डी में आपको बताना है जैसे हम लेते जिंक और कॉपर और बोथ। क्लियर है? जिंक और कॉपर और बोथ। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में लिखने। देखिए, आप कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट करने की आदत डालिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप ये मत सोचा करो कि आंसर रॉन्ग है या फिर राइट है, नहीं, ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ आंसर को देना। क्लियर है? रॉन्ग है या फिर राइट है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जिसने भी कमेंट किया है उसके मैं नेम लूंगा और मैं बताऊंगा कि उस स्टूडेंट का जो आंसर है वो सही है। क्लियर है? तो आपको कमेंट बहुत ज़रूरी है करना, कमेंट करना ही करना है आपको। क्लियर है? तो चलिए, इन सभी का आंसर आपको कमेंट करना है। कैसे करना है कि जैसे इन दोनों में से मैंने पूछा है कौन सा H2SO4 के साथ हाइड्रोजन गैस बना पाएगा। ठीक है, तो आप आयरन बनाएगा या फिर गोल्ड बनाएगा, कैसे चेक करोगे? एक्टिविटी सीरीज। तो उसको पहले लर्न कर लो, फिर इन सभी का आंसर आप दे पाओगे। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट कीजिए। वेरी गुड, नोट हो गया है, बहुत अच्छे। चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ एक्सेप्शंस, है ना। कि अभी तक तो सीधे सीधे चीज़ें पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बट क्या कुछ एसिड्स ऐसे हो सकते हैं कि जो ना बनाए हाइड्रोजन गैस, है ना। तो चलिए हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं, और एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्सेप्शन क्या? कि जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड अगर कैसा है, वेरी डाइल्यूट। अगर नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, कंसंट्रेशन बहुत कम है, उसमें एसिड की अमाउंट बहुत कम है, तो वो क्या करता है, वो मेटल्स, और मेटल्स भी कौन सी, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, इनके साथ रिएक्शन करके बनाता है मेटल का साल्ट, या फिर सिंपली बनेगा मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस, साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। कब की सिचुएशन है, नाइट्रिक एसिड कब है, वेरी डाइल्यूट, सिर्फ वेरी डाइल्यूट, जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है वो, उसके अंदर एसिड बहुत कम है, उस टाइम पे मेटल के साथ रिएक्ट करके बनाता है क्या, मेटल नाइट्रेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज, अब इसका रीज़न हम लिखते हैं, बिकॉज
बिकॉज वेरी डाइल्यूट, हम लिखेंगे वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज a weak oxidizing agent, oxidizing agent। तो क्या है रीजन है कि जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज वीक ऑक्सीडाइजिंग, देयरफॉर cannot oxidize hydrogen into water, हाइड्रोजन into water, ठीक है। कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत कमजोर होता है, कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं देता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को नहीं मिलेगी तो वाटर नहीं बनेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वाटर नहीं बनेगा, क्लियर। अगर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई तो वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर के अंदर, क्लियर है। तो अब ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसी वजह से जो हाइड्रोजन बन रही है इस रिएक्शन में, जो हाइड्रोजन बनती है वो अब वाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाती है। बट अगर इसी हाइड्रोजन को कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए तो ये हाइड्रोजन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर के अंदर, क्लियर। तो उस टाइम पे हम ये नहीं कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस बनी है, हम कहेंगे फाइनल प्रोडक्ट में कि वाटर बना है, क्लियर। तो अब ऐसा किस कब है कि जब नाइट्रिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैसा है, वेरी डाइल्यूट, क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा केस भी हो सकता है। अच्छा, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कौन सी मेटल है, सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीशियम आपको ध्यान रखना है। तो मैग्नीशियम मेटल और हमने नाइट्रिक एसिड ले लिया HNO3, और ये कैसा है, वेरी डाइल्यूट। अब बनाएगा क्या, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस, साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो चलिए इसको बैलेंस कर देते हैं। नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन को कर देते हैं 2, 2HNO3, अच्छा हाइड्रोजन 2 हो गए, 2 नाइट्रोजन, 2 2 6, 3 2 6, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, ओके, रिएक्शन होगी बैलेंस, क्लियर है। तो अब हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम मेटल को बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है क्या, मैग्नीशियम नाइट्रेट, साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस, बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन गैस। अब बोलोगे सर एक्सेप्शन क्या है इसमें, ये तो अभी तक हो ही रहा था। देखिए एक तो एक्सेप्शन है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, अगर और कोई मेटल है, अगर और कोई मेटल है तो ये रिएक्शन नहीं होगी, फिर हाइड्रोजन गैस से नहीं बनेगी, इंपॉर्टेंट है, फिर हाइड्रोजन गैस से नहीं बनेगी, सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 मेटल लिख रखे, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। अब देखिए एक्सेप्शन है जो, वो क्या है कि नाइट्रिक एसिड, अब कैसा ले लें, सिर्फ डाइल्यूट, या फिर हम इसको कहें कंसंट्रेटेड, नाइट्रिक एसिड सिर्फ डाइल्यूट, ज्यादा डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेटेड, और साथ में लें मेटल, तब जो रिएक्शन होती है, तब रिएक्शन क्या होती है कि बनेगा एक तो मेटल नाइट्रेट, बोलोगे सर वो तो पहले ही बन रहा है, पहले रिएक्शन में भी, साथ में बनेगा वाटर, साथ में बनेगा वाटर, और साथ में बनेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड जब डाइल्यूट या फिर कंसंट्रेटेड होता है तो बनाता है, मेटल के साथ रिएक्शन करके बनाता है मेटल का नाइट्रेट, मेटल का नाइट्रेट, वाटर, और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब क्या एक्सेप्शन है, देखिए इस रिएक्शन में क्या आपको कहीं हाइड्रोजन गैस नजर आई, आप कहेंगे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस नहीं बनी, जबकि जो मेटल्स हैं, हम उन्हीं मेटल्स की बात कर रहे हैं कि जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो मेटल्स आप कोई भी ले लें, बट सिर्फ कंडीशन क्या, नाइट्रिक एसिड को आप कंसंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट ले, ज्यादा डाइल्यूट मत कीजिए उसको, ठीक है। तो उस केस पे आपके हाइड्रोजन की बजाय आपको मिलेगा वाटर, तो हाइड्रोजन की बजाय हमारा क्या मिलता है, वाटर, क्लियर है। तो इस वजह से साथ में बनता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, साथ में बनता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और आप नोट में डाल लीजिएगा, क्या कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ ए nitrogen formed will depend on concentration of
नाइट्रिक एसिड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, साथ में टेम्परेचर, साथ में किस पे डिपेंड करेगा, एक पॉइंट तो ये हो गया, साथ में टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, साथ में मेटल कि कौन सी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन सी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही पॉइंट्स, ठीक है। कि नाइट्रिक एसिड को अगर हमने ले लिया डाइल्यूट या फिर कंसंट्रेटेड, तो उस टाइम पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, उस टाइम पे क्या बनेगी, उस टाइम पे बनेगी हमारे पास वाटर। अब इसका रीजन क्या है, रीजन भी लिखते हैं, पहले आप इस बात को समझिए। चलिए रीजन में अभी इसको लिखवाता हूँ कि रीजन क्या है। बिकॉज, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है बिकॉज कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, यानी से क्या, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओ ए से क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देयरफॉर इट ऑक्सीडाइजेज H2 into water, इट ऑक्सीडाइजेज H2 into water। जैसे मीन्स कि जो हाइड्रोजन गैस बनी थी वो, अच्छा, स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंट में, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। यहाँ से क्या आता है, यहाँ से आती है ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन बनती है उसको जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वो एक ऑक्सीजन दे देता है और उसको कन्वर्ट कर देता है वाटर के अंदर। तो अब जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनता है वाटर, नॉट हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। तो ये एक्सेप्शन है कि एक ऐसे एसिड का नाम बताइए कि जो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाता है। तो आप किसका नाम बताएंगे, नाइट्रिक एसिड का। कौन सा एसिड, नाइट्रिक एसिड। फिर आपसे पूछेंगे कि दो ऐसी मेटल्स बताइए जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके, नाइट्रिक एसिड वेरी डाइल्यूट के साथ, बाकी सारी मेटल्स नहीं करेंगे, और वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करके हाइड्रोजन गैस बना सकती हैं। तो क्या बताओगे, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। क्लियर है। अब इसका रीजन क्या है, आप बोलोगे सर रीजन तो आपने बताया ही नहीं, ये क्यों बनाती हैं। भाई इनके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं जो हम पढ़ेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम जो अपनी 7th यूनिट होती है 11th केमिस्ट्री के अंदर, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइड्रेशन एनर्जी, बहुत सारी टर्म्स आपको पढ़नी है। तो उन टर्म्स को सभी को कंपेयर करके तब हम बता सकते हैं इसका रीज़न कि ये क्यों बना पाती हैं। क्लियर है। तो इसके उसको आप होल्ड रखें। 11th केमिस्ट्री जो 7th यूनिट है केमिकल इक्विलिब्रियम, वहाँ तक आप उसको होल्ड रखें, तब तक पेशेंस रखें। उसके बाद हम आपको आंसर इसका बताएंगे वहाँ पे। क्लियर है। अब उस कंसेप्ट को यहाँ पे समझाना पॉसिबल नहीं है 10th स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है। तो अब बस ये एक्सेप्शंस हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि ऐसी कौन सी दो मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस बना पाती हैं। तो आपको बताना है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। उसके बाद आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा एसिड है जो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। तो आपको बताना है नाइट्रिक एसिड, बट कैसा, कंसंट्रेटेड। बट कैसा, कंसंट्रेटेड। अब उसका रीजन पूछेंगे ऐसा क्यों होता है कि वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। तो हम बताएंगे कि जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत जल्दी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देगा और जो रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनती है उसको इस ऑक्सीजन को देके बना देगा वाटर। तो मीन्स अब रिएक्शन में हाइड्रोजन की बजाय बनेगा वाटर और साथ में बनेगा नाइट्रोजन का ऑक्साइड, साथ में बनेगा नाइट्रोजन का ऑक्साइड। और जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ये कौन सा बनेगा, देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इस तरह से नाइट्रोजन के 5 और 6 ऑक्साइड्स होते हैं। क्लियर। तो अब वो कौन सा बनेगा वो डिपेंड करता है ऑन कंसंट्रेशन, ऑन टेम्परेचर, ऑन मेटल। ठीक है। नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या है, अलग कंसंट्रेशन में अलग जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ये हो सकता है NO2 बन जाए, या हो सकता है N2O बन जाए, या फिर हो सकता है NO बन जाए, या फिर हो सकता है N2O5 बन जाए। क्लियर है। तो इस तरह से अलग अलग नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं, बट किस पे डिपेंड करते हैं, कंसंट्रेशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, मेटल कौन सी है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे समझ आएगा। तो चलिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। देखिए क्या आपको स्क्रीन के ऊपर इमेज दिखाई दे रही है। अब देखिए उस इमेज के अंदर जो लाइनें लिखी हैं, जो रिएक्शन दे रखी हैं, उस रिएक्शन को आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्ट रिएक्शन के अंदर आपको मिलेगा 10 मोल पर लीटर। मोल आपने पढ़ा है, आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर मोल पढ़ा होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.02 × 10⁻23। क्लियर है। पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस वो आपने पढ़ा है। ठीक है। तो उस कंसेप्ट में आपको नहीं लेके जा रहा हूँ। तो अब हर बार उन्होंने 4 रिएक्शंस आपको दिख रही हैं, हर बार
नाइट्रिक एसिड की जो कंसंट्रेशन वो चेंज कर रखी है। और आप प्रोडक्ट की साइड देखिए कि हर बार कुछ जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो डिफरेंट है, कभी NO बन रहा है, कभी N2O बन रहा है। क्लियर है? तो मैंने आपको इमेज दिखाई, इस इमेज को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, लिखने की नीड नहीं है आपको, बस ये एक्स्ट्रा है, मैं आपको बस थोड़ा सा बता रहा हूँ। ओके, आपने नोट कर लिया ये, वेरी गुड। चलिए इसको नोट करना है, इमेज को नोट नहीं करना है, कहीं इमेज को नोट करो। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए अब हमने एक्सेप्शंस पढ़ लिया कि एक ऐसा एसिड है, एक्सेप्शनल है, जो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। कब? जब वो कंसंट्रेटेड है, फिर डाइल्यूट हो। बाकी सारे एसिड्स बना लेते हैं, H2SO4 भी बना लेता है, HCl भी बना लेता है, कभी कभी H2SO4 भी ऐसा करता है, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम 11th में जाएंगे। क्लियर है? वहाँ पे बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। तो उसके बाद कुछ कौन सी दो मेटल्स हैं जो ऐसा हाइड्रोजन भी बना देती हैं, है ना? बिल्कुल, बाकी सारे मेटल्स तो नहीं बना पाती, बट ये बना लेती है। तो कौन सी? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। तो यहाँ पे आप एक रिएक्शन और डाल सकते हैं। किसकी रिएक्शन? आप डाल सकते हैं मैंगनीज की, किसके साथ है? नाइट्रिक एसिड के साथ। फिर से कैसा है? वेरी डाइल्यूट। और क्या बनेगा? फिर से मेटल का नाइट्रेट, मैंगनीज का नाइट्रेट, MnO3 ट्वाइस। साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है? उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम फिर से क्या कर देते हैं? ये कर देते हैं। क्लियर है? तो इसके अंदर आप ये दो एग्जांपल लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर रिएक्शन क्या है उसका एग्जांपल मैं लिखता हूँ। आपने इसको अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करता हूँ मैं। चलिए, हो गया नोट? वेरी गुड। तो इसको मैं इरेज करता हूँ और इसके मैं एग्जाम्पल्स लिखता हूँ कि क्या क्या बनेगा। वैसे तो आपने इमेज के अंदर भी देख लिया है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, बट फिर भी मैं इसके अंदर भी आपको बता देता हूँ। लिख लेते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड ले लिया हमने कंसंट्रेटेड, HNO3, और हमने कैसा लिया? कंसंट्रेटेड। उसकी रिएक्शन करवाई हमने किसी भी मेटल के साथ, जैसे सोडियम के साथ, तो बना क्या? मेटल का नाइट्रेट, मीन्स सोडियम का नाइट्रेट। साथ में क्या बनेगा? वाटर। और साथ में बनेगा नाइट्रोजन का ऑक्साइड, NO2। ठीक है, सिंपली बनता है NO2। उसके बाद तो ये रिएक्शन होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनती है, बट उस हाइड्रोजन गैस को ये नाइट्रिक एसिड क्या देगा? एक ऑक्सीजन देके उस हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देगा वाटर के अंदर। क्लियर है? उसके बाद रिएक्शन बैलेंस है क्या? चलिए देखिए क्या रिएक्शन बैलेंस है। नहीं, रिएक्शन बैलेंस नहीं। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है इस साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो हम सिंपली इसको कर देते हैं 2 नाइट्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन 2 बैलेंस है। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 1 और 2 बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन 3 2 6, 3 2 6। अच्छा, 3 2 6, तो 3 और 1 4 और 2 6, 2 1 3 और 3 6, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। उसके बाद सोडियम 1 सोडियम, तो सारे रिएक्शन बैलेंस है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे HNO3 कैसा ले लेते हैं? कंसंट्रेटेड। दूसरी मेटल मान लीजिए मैग्नीशियम, कैल्शियम मान लेते हैं, कैल्शियम। किसके साथ रिएक्ट करवा दिया? कैल्शियम। तो बनता है कैल्शियम का नाइट्रेट, क्योंकि मेटल का नाइट्रेट, CaNO3 ट्वाइस। साथ में बनेगा वाटर और साथ में बनेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है? अब इसको देखते हैं बैलेंस है क्या? बैलेंस तो नहीं है सर। नाइट्रोजन कितने हैं? 2, नाइट्रोजन और 2, तो ये लीजिए, तो मैंने नाइट्रोजन कर दिए। ठीक है, नहीं नाइट्रोजन तो 2 तो यहाँ है, 2 और 1 1 ये है, तो नाइट्रोजन 3 है। तो या तो करिए 3 या फिर बनाए 4। तो चलिए मैं बैलेंस कर देता हूँ इसको, ये होगा 2। ठीक है, तो नाइट्रोजन हो गए 4 और मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, तो 4 नाइट्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2, ये लीजिए, हाइड्रोजन हो गया 4। ठीक है, हाइड्रोजन 4, ओके। तो 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, क्लियर है। 4 नाइट्रोजन, 2 और 2, 4 नाइट्रोजन। उसके बाद कैल्शियम कितना है? कैल्शियम 1, कैल्शियम 1। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 4 3 12, ऑक्सीजन 3 2 6, 6 2 8 और 2 2 4, 4 और 8 12। क्लियर है? 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 2 यहाँ से 6 ऑक्सीजन, 3 2 6, 6 ऑक्सीजन यहाँ से, तो ऑक्सीजन 12। क्लियर है? तो रिएक्शन इज बैलेंस। हाइड्रोजन भी बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, कैल्शियम भी बैलेंस है। तो
तो इस तरह से हमने देखा कि कंसंट्रेटेड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन की बजाय बनाता है वाटर। क्यों बनाता है? मैंने बताया कि ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके बना देता है वाटर। क्लियर है? और ये क्लियर है, वेरी गुड। तो इसको भी नोट कीजिए आप एक बार एग्जांपल्स को। चलिए, नोट हो गया है, वेरी गुड। अब मैंने एक कंसेप्ट आपको समझाया है कि जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस कब बनाएगी। तो आपने देखा कि जब मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगी तब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी? हाइड्रोजन गैस। अगर मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हुई तो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाएगी। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा कुछ एक्सेप्शंस कि क्या कोई ऐसा एसिड भी हो सकता है कि जो रिएक्शन करके मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस ना बनाए। तो आपने देखा नाइट्रिक एसिड। बट नाइट्रिक एसिड की किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे। अगर कंसंट्रेशन कम है, वेरी वेरी डाइल्यूट है, तो हाइड्रोजन गैस बना सकता है दो मेटल के साथ, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ठीक है? उसके बाद अगर नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेटेड ले लिया, हमने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, एसिड उसमें अंदर ज़्यादा, वाटर कम है, तो उस केस में तो वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं बना पाएगा। और क्या बनाएगा? बल्कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड साथ में बोलिए क्या बनाएगा? साथ में बनाएगा वाटर। ठीक है? ऐसा क्यों है? कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है? अच्छा, जब कंसंट्रेटेड नहीं था तब क्या? तब वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर पाता है ऑक्सीडेशन के लिए। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके ऊपर हम कुछ एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी देखेंगे, तो वहाँ पे इस एक्टिविटी सीरीज की हेल्प लेनी पड़ेगी और इस कंसेप्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक घर पर रहें, सेफ रहें और साथ में वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब